स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं घटना चक्र। और घटना की बात की जाए तो आज की तारीख में भले वो राज्य की एक बड़ी घटना हो, लेकिन पूरे देश की राजनीति में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उसका स्थान है। और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी गई है योगी आदित्यनाथ के हाथ में। वो मुख्यमंत्री बने हैं और शपथ उन्होंने ली। आइए पहले आपको दिखाते हैं वो दृश्य जिस वक्त उन्होंने शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक कि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो चलिए, योगी आदित्यनाथ हमारे साथ दिलीप कुमार सिंह जी और उपेंद्र कुलश्रेष्ठ जी बने हुए हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, माफ कीजिएगा। पुष्पेंद्र जी और दिलीप जी, अगर मायावती को छोड़ दिया जाए, अगर मेल की बात की जाए, पुरुष मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो कुंवारे मुख्यमंत्री, परिवारवाद का आरोप लगाना मुश्किल होगा इनके ऊपर। पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, मुझे लगता है कि ये अपने आप में देखिए क्या क्लाइमेक्स है कि अखिलेश यादव जो इससे पहले सत्ता में थे, उनके परिवार के चाचा, भाई, ताऊ, भांजा, भतीजा, कुल मिलाकर के 28 लोग एमएलए, एमएलसी, एमपी, चेयरमैन हैं। और परिवारवाद को लेकर के जिस तरीके से हमने पूरे देश ने वो 4-5 दिन जो है अनइंटरप्टेड सीरियल देखा कि चाचा भतीजे का माइक खींच रहा है, भतीजा चाचा का माइक खींच रहा है, वो उसको निकाल रहा है, कोई अध्यक्ष में। तो आप एक देखें कि यकायक ऐसा लगता था कि भारतीय राजनीति में कितना जबरदस्त जो है परिवारवाद है, और सारा घर के अंदर कोई पैसे का झगड़ा, भ्रष्टाचार का झगड़ा, सत्ता के शीर्ष पे पहुंचने का झगड़ा। और एकदम उसके विपरीत जब दूसरा पार्टी बीजेपी जीत के आती है तो योगी आदित्यनाथ, जिन शादी नहीं की है, उनका कोई दाएं बाएं कोई रिश्तेदार नहीं है, कभी उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का भी उनपे जाती तौर पे आरोप नहीं लगाए, तो एक तरफ हम देखते हैं कि परिवारवाद की पूरे तौर से समाप्ति हमें इसमें नजर आती है। और दूसरा ये भी नजर आती है कि आप अपने आसपास के, जैसे आप देखें कि राजनाथ के बेटे चुनाव जीते हैं, पंकज, लेकिन उनको मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया कि उनके पिताजी खुद मंत्री हैं, उनको नहीं बनाया गया। तो अगर आप इसमें देखें तो लालजी टंडन जो कि ऑलमोस्ट राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनका बेटा जीता तो उसको मंत्री बनाया गया। आप देखें कि कल्याण सिंह गवर्नर हैं, पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहां के, और अब कल्याण सिंह गवर्नर हैं राजस्थान के, उनका बेटा राजू भैया एटा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ये ग्रैंडसन जो है संदीप, उसको मंत्री बनाया गया। तो ओवरऑल हम देखें तो इस मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा पारिवारिक एक दूसरे को नहीं रखा गया। लेकिन यह क्लाइमेक्स है कि एक सरकार जो गई है उसका पूरा परिवारवाद इतने तरीके से सर चढ़ के बोल रहा था, और अब जो मुख्यमंत्री आया है उसका परिवार ही नहीं है। बिल्कुल दिलीप जी। देखिए, कई पहलू हैं। जब आज योगी जी को उस भगवा वस्त्र में जो लोग देख रहे हैं, एक तो सन्यासी हैं, परिवार नहीं है, टीका लगाते हैं, उन चीज़ों से जिससे कि सियासत में लोग एक, आप अगर देखें जो इफ्तार पार्टी देते हैं या जो टोपी पहन के सियासत करते हैं,
और जो इसका विरोध करते हैं, इन दोनों से एक अलग हटके एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ का मुख्यमंत्री चुना गया भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के द्वारा सर्वसम्मति से, जिनकी एक अपनी छवि है। और उस छवि के अनुसार अगर हम देखें, यहाँ पे उनका जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो हमने देखे तमाम एनडीए राज्य के बीजेपी के तो मुख्यमंत्री मौजूद थे ही, एनडीए के अन्य जो उनके घटक दल हैं वहाँ से भी मुख्यमंत्री जैसे चंद्रबाबू नायडू थे। तो मुझे लगता है कि एक मैसेज भी उस मंच से देने की कोशिश की गई है। और संकेत जो है हर चीज़ों में होता है। आप देखिए, भारतीय लोकतंत्र में कुछ अच्छी परंपरा है। मुझे लगता है कि कुछ लोग उससे सियासी कारणों से कई बार उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुलायम सिंह जैसे नेता जो कि सियासत को जिस सियासत में जिनकी लंबी पारी रही है, वो समझते हैं कि भारत की सियासत किस तरह जा सकती है, किस तरह नहीं जा सकती है, सत्ता आना जाना है, लेकिन उनका राजनीतिक व्यवहार जो है, जो राजनीति से हटके जो उनका व्यवहार है अपना व्यक्तिगत जो है, और जो सियासी भी जिसे कहते हैं कर्टसी, पॉलिटिकल कर्टसी जिसे कहते हैं, उसमें वो खुद ही नहीं बल्कि अपने बेटे जो अखिलेश मुख्यमंत्री थे उनको भी अभी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। तो इस तरह के छवि जब आप देखते हैं, इस तरह की तस्वीर जब आपके सामने आती है, तो इससे कई आपके चाहने वाले हैं या आपके विरोधी हैं उसको भी मैसेज जाता है। मुलायम सिंह के आप राजनीतिक तौर पे विरोधी हो सकते हैं, आप वैचारिक तौर पे आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब एक लोकतंत्र में जब इस तरह का समारोह होता है तो उसमें मुलायम सिंह किसी तरह के मैंने एक अलग, जैसे बहन मायावती जी नहीं आई, मुलायम सिंह आए, तो इसमें संकेत है। दोनों लोग दोनों अपना पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह पॉलिटिकल कल्चर का एक उस कल्चर के हिस्से हैं जिसमें वो इन चीज़ों को तरजीह देते रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। दूसरी बात यह है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस मंत्रिमंडल का गठन आप देखेंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एमबीसी हो, चाहे दलित हो, तमाम, और चाहे फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य उत्तर प्रदेश हो, सेंट्रल जो अवध के जिसे हम कहते हैं, बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो, तो तमाम जो क्षेत्रवार इतना बड़ा प्रदेश है उसको भी कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, समेटने की कोशिश की गई है, और समाज के तमाम वर्गों को, तमाम जातियों को, तमाम तबके को ये मैसेज देने का यहाँ से काम किया गया है कि ये सरकार, भले ही योगी आदित्यनाथ जो एक कट्टरवादी हिंदू छवि जिनकी है वो मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन समाज के तमाम जो वर्ग हैं सबको साथ लेके यहाँ से निर्णय होगा। एक सामूहिक नेतृत्व है यहाँ पे, और इस मंत्रिमंडल के जरिए वही बताने का एक प्रयास किया गया है। बिल्कुल दिलीप जी, यहाँ पे एक चीज है, जब आप संदेश देने की, संकेत देने की कोशिश जितनी भी जाती है धर्म है, लेकिन यहीं पर जब हम बात कट्टरवादी छवि की करते हैं, चाहे वो मोदी फैक्टर की हम बात करें या फिर अब योगी फैक्टर की बात करें, यहां पर एक चीज है पुष्पेंद्र जी, मोहसिन रजा, मतलब बमुश्किल से एक नाम, एक चेहरा सामने आता है जो हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, और वो भी ईश्वर के नाम की शपथ लेता है। देखिए, ये तो उनका निजी फैसला है। मोहसिन रजा साहब के ऊपर ये दबाव कतई नहीं होगा कि आप ईश्वर के नाम से शपथ लें, आप अल्लाह के नाम से शपथ ले सकते थे, तो ये उनकी निष्ठा का मामला है। अब क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में हैं तो उस कल्चर को भी समझते होंगे, और रजा हैं, शिया हैं, और शिया का एक बड़ा सिंबल ये है कि हिंदुस्तान में कोई 4.5 करोड़ के आसपास आबादी है शियाओं की, और हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि ये जो ISIS है ये सुन्नियों की ऑर्गेनाइजेशन है, और शियाओं को किस तरीके से मारा जा रहा है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, और पाकिस्तान में शियाओं की जो 20% आबादी है उसको किस तरीके से कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, शरिया की रोशनी में उनके कत्ल को एक तरीके से लाजमी बताया जाता है, उस कम्युनिटी का ये आदमी है। तो इनके बारे में यह कहा गया है कि ये बहुत ज्यादा हिंदू कल्चर और हिंदू मजहब या हिंदू रिलीजन या हिंदू वे ऑफ लाइफ के बहुत नजदीक हैं। इनके यहां भी सिंबॉलिक चीजें होती हैं, ताजिए इनके यहां भी होते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो शिया सुन्नी के बीच में बहुत बड़ा फर्क है, और शिया जो है वो हिंदुओं के ज्यादा नजदीक अपने पाता है। उनके यहां भी नात गाई जाती है, उनके यहां भी जिस तरीके से मुहर्रम के अंदर बड़ी लंबी लंबी जो है क्या कहते हैं उसको गा गा करके वो याद करते हैं हसन अली को और अहमद अली को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रजा साहब की बैकग्राउंड को अगर आप देखेंगी तो आपको यह ताज्जुब नहीं होगा कि उन्होंने शपथ ईश्वर के नाम से ली है, क्योंकि उस तरीके के शियाओं के अंदर उतनी कट्टरता नहीं देखी जाती है, उतनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शियाओं के अंदर नहीं होती है।
लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि पिछली सरकार ने जिस तरीके से एक आजम खान नाम के एक अपने मंत्री के दबाव में किसी भी शिया को किसी तरीके का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, और शियाओं के और आजम खान के बीच में हमने देखा कल्बे सादिक जो उनके मजहब के सबसे बड़े लीडर हैं लखनऊ के, और उनके और आजम खान के बीच में कई बार झगड़ा भी हुआ, सड़कों पे आमना सामना भी हुआ। ऐसे में एक ऐसी कम्युनिटी को जो ये कहने के लिए तैयार है कि भाई आप हमें मुसलमान मत समझिए, हमें मुसलमान की वजह से आप सारा का सारा जो शेयर है वो सुन्नी ले जाते हैं और हम शियाओं को नहीं देते हैं और हमारे उनके बीच में बहुत फर्क है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे में शिया को रिप्रेजेंटेशन देना ये भारतीय जनता पार्टी का मैं समझता हूं एक बड़ा अचीवमेंट है और संकेत भी है। लेकिन जो बात आपने कहा कि वो ईश्वर के नाम से शपथ, ये उनका अपना निजी मामला है, इसलिए उसमें नहीं होता। आप अगर शपथ लेके इंग्लिश में लेना चाहे तो इंग्लिश में, बहुत सारे लोग अपने अभी देखें बहुत सारे लोगों ने पंजाबी में शपथ ली है, वहां पंजाब के अंदर बहुत लोग संस्कृत में भी शपथ लेते हैं। हमने देखा लोकसभा के दरमियान में कई एमपीज ने संस्कृत में शपथ ली है, तो वो पर्सनल चॉइस है, उसका कोई इससे संबंध नहीं है कि आप बीजेपी के हैं तो आपको ईश्वर के नाम पे शपथ लेनी होगी। और वैसे भी इस देश में गांधी जी ने ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान, तो ईश्वर अल्लाह को लेकर के फर्क नहीं है। कम से कम हिंदुओं में यह नहीं माना जाता कि ईश्वर में और अल्लाह में कोई फर्क है। यह बात अलग है कि इस मुल्क की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में मुसलमानों ने कहा है कि अल्लाह का कोई दूसरा जो है वो नहीं हो सकता और अल्लाह के सिवा हम किसी को नहीं मानते, ये एक अलग बात हो सकती है। चलिए, अब हिंदू मुस्लिम अल्लाह भगवान से अगर इतर बात आधी शक्ति की जाए, महिलाओं की जाए, रीता बहुगुणा, अनुपमा जायसवाल, स्वाति सिंह, गुलाबो देवी, अर्चना पांडे, 5 महिलाएं इस कैबिनेट में शामिल की गई हैं मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल तो नहीं, तो मैंने पहले कहा तमाम वर्गों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। हाँ। और तमाम वर्ग इसमें तमाम जातियों को, लेकिन जो मुख्य रूप से जो चीजें आगे बढ़ाई गई है वो ये है कि हम जातीय सियासत को पीछे छोड़ के आ चुके हैं। अब योगी आदित्यनाथ उन्होंने जो शपथ लिया तो उन्होंने, उनका जो पुराना नाम था अजय सिंह विष्ट वो नहीं है, अब वो आदित्यनाथ योगी हैं, सन्यासी हैं, उनका कोई परिवार नहीं है। हालांकि उनका पिता है, उनकी बहन है, उन लोगों ने खुशी जताई है उत्तराखंड में, उन लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है कि उन्होंने कहा, उनके पिता ने कहा बचपन से उन्हें लगाव था कि वो लोगों को सेवा करना चाहते थे, तो जब मुख्यमंत्री बनने की खबर आई तो उन्हें प्रसन्नता हुई, जाहिर है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ का कोई परिवार नहीं है, आज वो सन्यासी का जीवन जीते हैं और वो जाति जो व्यवस्था है उसको छोड़ चुके हैं, जो हिंदू में भी, और अब वो हिंदू उस छवि को जीना चाहते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, जिसको लगातार, जिसके बारे में वो वैचारिक उनका दृष्टिकोण रहा है कि हिंदू एक है, हिंदुत्व जो है वो एक शैली है, जीवन शैली है, वो कोई धर्म नहीं है। तो ये हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुत्व या राष्ट्रवादी जो छवि है, राष्ट्रवादी जो सियासत है, राष्ट्र जो आपने देखा, इधर हम लगातार चर्चा किए कई बार बीच में सोशल मीडिया पे, एंटी नेशनल, नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी, राष्ट्र विरोधी, तो ये जो नए नैरेटिव्स गढ़े गए हैं उसके आगे जाके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आदित्यनाथ का जो उदय हुआ है उत्तर प्रदेश में, आदित्यनाथ के उदय के पीछे 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, 2-3 महत्वपूर्ण मैसेज है कि हम कास्ट पॉलिटिक्स, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो बहुमत दिया है, जिस तरह का बहुमत दिया है, तो क्या इस बहुमत को इस तरह से ना देखा जाए कि वो जो जातीय सियासत है उससे आगे निकलना चाहते हैं, और ये जो वर्डिक्ट है वो उसी का नतीजा है। उस वर्डिक्ट का एक चेहरा जो है वो योगी आदित्यनाथ भी हैं, जिन्होंने लगातार स्टार प्रचारक के रूप में वहां काम किया। ऊपर से जो सबसे बड़ी छवि है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, वो भी उस, आपको याद होगा गुजरात में जब सद्भावना, जब वहां पे वो कॉन्फ्रेंस हुआ था गुजरात में, अहमदाबाद में, तो उन्होंने टोपी नहीं पहनी थी, एक वो भी एक संकेत था। तो जब आप टोपी से संकेत, टीका से संकेत दे सकते हैं, तो भगवा और कट्टरवादी हिंदू छवि के नेता से भी संकेत दे सकते हैं। तो ये संकेत से इन संकेतों में सिंबलिज्म होता है। लेकिन इन संकेत अब जब आपको इस तरह स्पष्ट बहुमत, प्रचंड बहुमत आपको है, तो कई सारे वो एजेंडा है जो एजेंडा आपको, अब खास करके अगर सोशल मीडिया की हम बात करें तो लोग अब कह रहे हैं कि देखिए बहुत जल्दी वहां पे राम मंदिर बन जाएगा। तो ये अब बनेगा नहीं बनेगा, कोर्ट में है, उसका फैसला है, प्रक्रिया है वहां। तो लेकिन आप देखिए कि आप जब उस छवि को जीते हैं तो उस छवि के साथ पीछे पीछे आपके पास वो भी चुनौतियां आती हैं जो पहले से आपके साथ रहेगी। लेकिन इसके ठीक अगर सामने देखेंगे तो एक और राम मंदिर बनवाने वाले जो लोग हैं, अब उसके सामने ये भी है जो यूथ
जो जिस युवा ने भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में वोट किया है, उनके लिए उत्तर प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था, ये एक उनके लिए जो बिजली की कमी की बात करते थे कि हर सब ईद और दीपावली को ना देखें बल्कि बिजली हर घर में पहुंचे, इसको आप सुनिश्चित करना। जो वहां पे गरीबी है, जिस गरीबी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते रहते हैं कि गरीबी को उन्होंने जिया है, तो ये जो स्थितियां हैं, इस स्थिति से निकलने के लिए उत्तर प्रदेश को, और अगर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा तो हिंदुस्तान का विकास संभव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा राज्य है, वहीं से दिल्ली का रास्ता भी आपको मिलता है। तो उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा है उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि तमाम अगर जो लोग निष्पक्षता से इसको विश्लेषण करें तो उनके लिए ये जरूर देखना वो चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उस छवि में अब वो प्रो डेवलपमेंट, अभी तक तो हिंदू राष्ट्रवादी की छवि है, तो हिंदू राष्ट्रवादी के साथ साथ वो विकासवादी कैसे बनेंगे, हिंदू राष्ट्रवादी के साथ साथ वो उस अवसर को जो मोदी के साथ गुजरात में, जब मोदी जी को वहां पे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया तो गुजरात में उन्होंने चाहे साबरमती जल का मसला हो, चाहे और कई ऐसे काम किए जो माना जाता है कि विकास के एक नए ऊंचाइयों को उनके लीडर कुछ खामियां रही है, उस पर लोग सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ हिंदू राष्ट्रवादी का चेहरा रूप में नहीं देखा गया, उन्हें यह भी देखा गया कि उन्होंने एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिसे लोग हम लोकसभा चुनाव से पहले कह रहे थे कि गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, हालांकि उस पर सवाल बहुत उठे हैं, लेकिन गुजरात में डेवलपमेंट हुए हैं मोदी जी के शासन में, इसको किसी ने खारिज नहीं किया सिरे से, कम हुए हैं ज्यादा हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री बने हैं तो उस छवि के साथ साथ वो विकास का जो एजेंडा है, मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास ही नहीं, बल्कि जो वहां पे जिसको कहते हैं कि 23 साल या 27 साल से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट जो है वो कहीं बिल्कुल पीछे जातीय गणित, जातीय समीकरण, जाति की सियासत, जाति की तमाम हर चीजें जातीय आधारित हो गई थी, उससे आगे योगी जी उत्तर प्रदेश को निकालेंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती है, और सबसे बड़ी चुनौती जो असल में है कि अगर इनको 2019 में प्रधानमंत्री को देश में फिर से वापस अपने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना है, 2024 को भी अगर वो देख रहे हैं तो 2024 के बाद कोई ऐसा राजनेता पैदा होगा भारतीय जनता पार्टी में, जो नई पीढ़ी बन के आएगी, जो भारत को नए ऊंचाई पे ले जाने के लिए फर्दर उनका जो एक विजन होगा, एक मिशन होगा, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं न्यू इंडिया मिशन, न्यू इंडिया जिसकी वो बात कर रहे हैं, तो उस न्यू इंडिया को प्रधानमंत्री मोदी के बाद जो नए नेतृत्व जिसको आना है, आगे लाया जाना है, उसकी भी कवायद के रूप में अगर इसे हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार अपने लैब से कुछ ऐसे नए युवाओं को, नए ऐसे नेताओं को, नेतृत्व को जन्म दे रहा है, तो उनको अपने इस छवि, जो सिर्फ हिंदूवादी छवि से काम नहीं चलेगा, उस हिंदूवादी छवि के साथ साथ, राष्ट्रवादी छवि के साथ साथ आपको एक आगे सोचने वाला, एक विजनरी के रूप में ऐसे नेताओं को उभारना होगा। और उस विजन में, उस मिशन में अगर डेवलपमेंट नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता है, आगे आप युवाओं को आप उसमें शामिल नहीं कर पाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां पे जो जिम्मेदारी आपने दी है तो उस छवि से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ये एक चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी इस चर्चा को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए विराम हमें देना होगा, रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, तो मोदी वर्सेस योगी फैक्टर अब किस तरीके से हिंदुत्व वादी जो छवि है उससे आगे बढ़कर उसको विकासवादी छवि के तौर पर बढ़ाया जाता है, ये सारे पहलुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, जैसे अभी ब्रेक में जाने से पहले दिलीप जी बता रहे थे, कह रहे थे कि आगे की जो हम जब दूसरी पंक्ति की बात करते हैं, उत्तराधिकारी के तौर पे बात करते हैं, फिर वो चाहे जहन में
आगे के चुनाव हों, उन सबको देखते हुए जो कमान सौंपी गई है वो अब किस तरीके से अपने आप को महज हिंदुत्ववादी छवि से आगे बढ़ाकर विकासवादी, विकास पुरुष के तौर पे प्रेजेंट करती है अपने आप को उत्तर प्रदेश में, वो एक खासा महत्वपूर्ण होगा। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी और जनसंघ रही उससे पहले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत बाद में मंदिर आंदोलन में कूदी। लेकिन उस दौर के नेताओं को देखें आप, साध्वी रितंबरा को देखें, उमा भारती को देखें, कटिहार को देखें, जोशी को देखें, अडवाणी को देखें, इनके पास सिर्फ हिंदुत्व था। उस वक्त कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता था। उस वक्त कोई सबका साथ, सबका विकास, रोड, ये सब बातें नहीं होती थी। लेकिन आप ये देखें कि उसी संघ की प्रयोगशाला में से जब प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो हिंदूवादी थे। उनके अगर आप भाषण सुन लें तो अडवाणी उनके सामने कहीं नहीं ठहरते, और जिस भाषा के अंदाज में जो बात वो बड़ी से बड़ी कह जाते थे, कोई कह नहीं पाता था। लेकिन आप देखें, इस देश में नेहरू जी का अपना एक कंट्रीब्यूशन है, इंदिरा जी का अपना एक कंट्रीब्यूशन है। किसी ने इसरो को आगे बढ़ाया, किसी ने यूनिवर्सिटीज को आगे बढ़ाया, किसी ने एजुकेशन को। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जो चतुर्भुज, जो सड़क, पूरे नेशनल हाईवे का जो जाल दिया, वो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा। लेकिन हम ये बार बार जब कहते हैं ना कि हिंदूवादी छवि है या सेकुलरवादी छवि है, तो इससे ऐसा लगता है कि इस छवि के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अटल, अडवाणी और जोशी की भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे पीछे गई, तो ये जो संघ का जो अपना काम है, जो लगातार उनके यहां जो प्रचारक होते हैं, जो लोग राजनीति में आते हैं, क्या ट्रेनिंग करनी है, किस तरह ट्रेनिंग करनी है, किस तरह में जाना है, वहां से लोग, अब ये दूसरी पीढ़ी आ गई है। आप देखें करीब करीब तमाम सारे लोग जो हैं, सुषमा जी हैं, अरुण जेटली हैं, नितिन गडकरी हैं और मनोहर पारिकर हैं, अब उसी श्रेणी में नरेंद्र मोदी भी थे। लेकिन अब जो लोग आए हैं वो आज की जरूरत के हिसाब से बात कर रहे हैं। आज कंप्यूटर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, ट्विटर है, ये तमाम सारी चीजें कभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचने में ऐसा लगता था कि क्या ये लोग जो बड़ी संस्कार की बात करते हैं, जमीन पर बैठ के खाना खाना है, थाली में खाना खाना है, सूर्य, ये कई सारी चीजें जो भारतीय ट्रेडिशन की थी, उनको हीन भावना में ग्रस्त करके लोग देखते थे। लेकिन लगता था कभी कि ये शायद टेक्नोलॉजी से इनका कोई लेना देना ही नहीं होगा। तो वहां से निकल के वो पार्टी, आज ये देखें कि कोई बीजेपी का केंद्र में ऐसा नेता नहीं है, चाहे वो साध्वी हो, चाहे आप इवन वो जो साक्षी महाराज हैं, सब लोगों के ट्विटर हैंडल हैं, सब लोग जो है ट्वीट करते हैं, सब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सब मोबाइल पे ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की जनरेशन की जरूरत क्या है, उसके साथ में हिंदुत्व, तो हिंदुत्व था ही आपके पास, अब आपने उसको विकास से जोड़ दिया है। सड़क कैसे बनेगी, किस तरह बनेगी, कितने घंटे में बनेगी, कितने दिन में बननी चाहिए, अब इस चीज की चुनौती हो रही है। तो मैं ये मानता हूं कि जब हम कट्टरवादी शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इसलिए उसको कट्टरवादी हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहता कि हिंदुओं का कोई सॉफ्ट और कट्टर का चेहरा ही नहीं है। स्पष्टवादी यह है कि मैं हिंदू हूं। सोनिया गांधी कोई समस्या हो सकती है कि वो ये कहें कि मैं हिंदू हूं या नहीं हूं, ये उनको तय करना है। या नीतीश कुमार की समस्या हो सकती है कि मैं ये कहूंगा मैं हिंदू हूं, तो उससे कुछ लोग समझेंगे। तो देखिए, एक जीवन होता है राजनीतिक और एक जीवन होता है सामाजिक। सामाजिक जीवन में हम सब लोग जो हैं वो हैं, उसमें किसी को शर्माने की या उस पर गर्व करने की कोई बात नहीं है। तो अगर मैं स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं मैं हिंदू हूं, तो इसमें मेरी छवि कट्टरवादी हो जाती है। और अगर मैं ये कहूं कि नहीं मैं सेकुलर हूं और मैं हिंदू नहीं, हम तो भारतीय हैं, तो ये अगर मगर करके कहने से लोगों को लगता है भाई आप हैं जो हैं, उसमें शर्माने की क्या बात है। एक मुसलमान ये कहता है मैं मुसलमान हूं, तो उसमें मैं कट्टरवादी नहीं मानता। कट्टरवादी जब मानता हूं मैं उनको, जब वो अपनी ही किताब का कुछ और इंटरप्रिटेशन देते हैं और वो हर चीज को उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में खेलते हैं, तो वो कट्टरवादी होती है। तो मैं योगी आदित्यनाथ को अगर कोई ये कहता है कि वो कट्टर हिंदू है, तो मैं इसे सिरे से खारिज करता हूं। नरेंद्र मोदी कट्टर हिंदू है, मैं सिरे से खारिज करता हूं कि भाई अगर मेरे धर्म में मैं पूजा करूंगा, मैं हिंदू हूं, मैं मंदिर में जाऊंगा। अगर कोई मुसलमान है, राष्ट्रपति जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, तो कट्टर राष्ट्रपति नहीं हो जाते, वो उनके जीवन का हिस्सा है, वो उनके धर्म का हिस्सा है। तो ये जो हमने कट्टरपंथी गढ़ा है, हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। ये खुद मुसलमान और इस्लाम के अंदर की डिबेट है कि कट्टर कौन है, अब बगदादी है या हिंदुस्तान के जो आजिल फाजिल
इस्लाम के बहुत बड़े दानिश्वर हैं, वहीउल्लाह साहब वो हैं। तो ये जो दोनों चीजें, इसको मैं समझता हूं तोड़ना चाहिए। ये जो कट्टरवादी शब्द जो हिंदुओं के लिए चलाया जा रहा है या हिंदू नेताओं के लिए चलाया जा रहा है, वो मुझे लगता है कि ये वही बात है कि हमें डिबेट वहां रखनी है। हमें डिबेट इस बात पे करनी है कि वो कितने कट्टरवादी हैं, ये सॉफ्ट हैं। ये देखिए आप पॉलिटिकल डेरिवेटिव देखिए, जिस वक्त अटल और अडवाणी की बीजेपी थी तो अटल जी को लोग कहते थे कि देखिए साहब क्या मिलिएबल आदमी हैं, हर एक के साथ मिल जाते हैं उनकी। और उस वक्त उन्होंने एक बड़ा रूप खड़ा किया अडवाणी का कि ये कट्टरपंथी हैं, ये हॉकिश हैं, ये बहुत एग्रेसिव हैं, इनका हिंदुत्व बड़ा खतरनाक है। और जब अटल जी चले गए परदेश से तो अडवाणी जी आए, तो फिर मोदी जी को लोगों ने कहना शुरू कर दिया। तो अडवाणी जी जो कल तक बहुत हॉकिश थे, बहुत कट्टरवादी थे, अब वो सॉफ्ट हो गए। अब वो तमाम सेकुलरिस्ट लोग जिनको मोदी की बुराई करनी है, वो अडवाणी जी को बहुत सेकुलर तरीके से देखते हैं, बहुत सॉफ्ट देखने लगते हैं। तो ये एक सिलसिला है। जहां तक आपने कहा कि अब विकास के बगैर कोई नहीं चल सकता, ये एक तरीके से भारतीय राजनीति के अंदर बड़ा शिफ्ट आया है कि अगर लालू के लड़के भी बात कर रहे हैं तो विकास की बात कर रहे हैं, नीतीश को भी विकास की बात करनी पड़ रही है, आप यहां देखें अखिलेश को भी विकास की बात करनी पड़ रही है। उसमें मिक्सचर होता है, वो भारत के समाज की रियलिटी है, उसको हम नहीं बदल सकते। हम ये कहें कि नहीं साहब हमने कह दिया विकास पे सबको वोट देना है, तो लोग विकास, हर एक के लिए विकास अलग अलग है। एक आदमी के लिए विकास है कि उसको हाईवेज चाहिए, एक आदमी के लिए विकास है कि उसके पास मारुति गाड़ी है, उसको मर्सिडीज चाहिए। लेकिन एक आदमी के लिए विकास यह है कि उसके लिए एक वक्त की रोटी है, वो दूसरे वक्त की रोटी चाहता है। वो ये चाहता है कि मेरे पास एक जोड़ी कपड़े हो जाए, उसका विकास उतना ही है। तो विकास की परिभाषा भी सामाजिक परिदृश्य में देखें तो बहुत अलग अलग है। किसी की जरूरत सिर्फ रोजमर्रा में इतनी है कि उसके घर में एक आदमी रोजगार हो जाए, विकास हो गया। किसी के घर में यह है कि नहीं उसका 100% घर रोजगार में लग जाए, तो उसके लिए विकास हो गया। उस पर 4 गाड़ियां हैं तो 8 गाड़ियां क्यों नहीं हुई। तो अगर हम देखें कि क्या मायावती का विकास नहीं हुआ, क्या मुलायम सिंह का विकास नहीं हुआ, उनके पूरे परिवारों का विकास नहीं हुआ। लेकिन समग्रता में विकास का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि सड़कें ठीक हो, इंडस्ट्री ठीक हो, लोगों को नौकरी मिल जाए, लोग सुरक्षित हो, लोगों को जो चीजें जरूरत की चाहिए वो मिल जाए। तो हर एक का विकास अलग अलग। आपने विकास की बात कही और इसी के साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी को लगा होगा कि ये वक्त की दरकार है, योगी को सत्ता सौंपनी है, तो वैसे ही हमें भी वक्त की दरकार है कुछ समय की पाबंदियां हैं, तो हम अपने इस विषय को समेटेंगे और चंद शब्दों में जाहिर सी बात है फूलों की सेज नहीं है, कांटों का ताज है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन संक्षेप में कौन कौन से कांटे ज्यादा चुभ सकते हैं अगर योगी जी ने ध्यान नहीं दिया तो? योगी जी के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि योगी जी ने जब आज शपथ ली है, आज से एग्जैक्ट 2 साल के बाद नरेंद्र मोदी को इसी उत्तर प्रदेश में आकर के 2019 के लिए जब वो वोट मांगेंगे तो पूरी जनता पूछेगी कि आपने 2014 में कितने वादे पूरे किए और 2017 में जब आप हमसे वोट लेने आए थे और आपने कहा था डबल इंजन लगा दीजिए, गति बढ़ जाएगी, विकास बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने 2017 के मैनिफेस्टो के नरेंद्र मोदी की विजन को जमीन पे नहीं उतारा तो योगी आदित्यनाथ की परीक्षा से बड़ी मोदी की परीक्षा होगी। लिहाजा उन पे डबल दबाव होगा कि उनको 2 साल के अंदर वो डिलीवर करना है जो मोदी ने 2014 में वादा किया है और 2017 में जो वादा किया है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता है तो ये मोदी के लिए भी चुनौती होगी और उसके साथ साथ योगी के लिए भी चुनौती होगी। तो मोदी और योगी की इन चुनौती के साथ ही दिलीप जी आपकी चंद शब्दों में प्रतिक्रिया। मुझे लगता है 19 का जो चुनाव आने वाला है, जो पुष्पेंद्र कह रहे थे, वो वाकई सबसे बड़ी चुनौती है। और उससे भी बड़ी चुनौती है कि जो प्रचंड बहुमत है उत्तर प्रदेश के लोगों ने, जो यकीन, जो भरोसा उसमें जताया उनमें, उस पर आप कैसे खड़ा उतरते हैं। उसके रास्ते बंद कर दिए उस वजह से। और वो जो ये जो दोनों हैं कि डबल इंजन कह लें, सिंगल इंजन कह लें, मोदी जी और योगी जी, तमाम चीज़ें लोगों की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, उस पर आपको खड़ा उतरना होता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में योगी जी सिर्फ नैरेटिव्स या मोदी जी सिर्फ नैरेटिव्स बदल के काम कर पाएंगे, ये मुझे लगता है उस नैरेटिव्स के साथ साथ डिलीवरी जो है ऑन द ग्राउंड, वो बड़ी ज़रूरत की चीज़ होगी। चाहे आप छोटा छोटा काम करें या बड़ा, जो अभी इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना उत्तर प्रदेश में। एक भाग अगर छोड़ दे उत्तर प्रदेश का, एक बहुत बड़ा भूभाग उत्तर प्रदेश जो है वो पिछड़ापन का शिकार है। वहाँ पे आप क्या करते हैं? तो मुझे लगता है डेवलपमेंट के साथ साथ, लेकिन आपको एक बात है, 2019 में जो चुनाव होने हैं उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही आना है।
तो उस रास्ते को कितना बढ़िया बना पाते हैं, सुगम बना पाते हैं कि मोदी का जो डबल इंजन है वो स्पीड से दौड़े और जनता को भी विकास कम से कम दिखे, धरातल पे दिखे। और इसी के साथ फेसबुक पे ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को राम ने जिताया है, और राम की परिभाषा लोग दे रहे हैं कि राहुल, अखिलेश और माया न होती तो बीजेपी नहीं जीतती। इसी के साथ इस चर्चा में अभी के लिए इतना ही। दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ तमाम जो दूसरी खबरें हैं वो अपडेशन हम आपको देते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही।